बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर। और किसके साथ मिलकर? हाँ, और किसके साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाएगा। मुसलमानों ने जाकर के हिंदुओं का गला रेता है और हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, उसमें श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में रखा वो बहुत हॉरिबल केस था, बिल्कुल। राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था और वीडियो भी किया था और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने इस्लाम की जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। तो ये प्रोपेगेंडा है गंगा जमनी तहसील। तुम पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेव करता है अपने पैसे से। अहमदाबाद में तकरीबन 7 से 8 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे मुसलमान, जिन्होंने वहां पर बमबारी की थी अहमदाबाद में, जिसको बचाया किसने था? जमायतुल उलमा हिंद ने। उनका केस। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों जिस तरह से लगातार हिंदू समुदाय पे किसी भी त्योहार पे जो है पथराव होता है, अब ये घटना देखने को मिली है गुजरात के सूरत में। वहां पर जो है मुस्लिम समाज की तरफ से गणेश पंडाल पे पथराव किया जाता है और माहौल बिगाड़ने का जो है पूरा षड्यंत्र रचा जाता है। इस पर नाजिया इलाही खान क्या कुछ बता रही हैं, आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ एक खबर ये भी सामने आ रही है कि भारत और रशिया के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसके तहत 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है। रशिया और भारत जो है वो मिलकर इस प्लांट को बनाएंगे। इस पर क्या कुछ डिटेल्स जो है वो सामने रखी गई है नाजिया इलाही खान के द्वारा, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज हम आपके लिए दो बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हैं। पहली खबर अगर आपके साथ शेयर करते चले तो गणेश पंडाल, सनातन धर्म में हिंदुइज्म के अंदर ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसमें करोड़ों सनातनी रोड्स में निकलते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। और ये वाकया हम जो आपके साथ बयान करने जा रहे हैं ये सूरत का है कि वहां पर गणेश पंडाल नाचता गाता खुशियां मनाता जो है गुजर रहा था कि वहां पर देखा यह जाता है कि कुछ लोगों ने वहां पर पथराव किया और कहते हैं ना खुशियां बांटने वालों के हिस्से में पत्थर आए। और 2002 के बाद अगर बात करें तो ये ऐसा पहला वाकया सूरत के अंदर रिकॉर्ड किया गया जहां पर हिंदुइज्म से रिलेटेड फेस्टिवल के ऊपर पथराव किया। अगर हम इससे पहले यूपी की बात करें, बिहार की बात करें तो ऐसे बहुत से वाकयात वहां पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। लेकिन गुजरात को एक बहुत कहते हैं ना कि पुरअमन स्टेट माना जाता है कि 2002 के बाद कभी किसी की जरूरत नहीं हुई कि वहां पर पथराव कर सके या वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश कर सके। अब जो है गणेश पंडाल के ऊपर पथराव होता है, भगदड़ मचती है लोगों में और पुलिस जो है एक्टिव हो जाती है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि 100 करोड़ सनातनियों का हिंदुस्तान है, लेकिन जब जब हम देखते हैं कि कावड़ यात्रा हो, गणेश पंडाल हो या दुर्गा माँ की पूजा हो, ये सारे के सारे वो रिलीजियस फेस्टिवल है जो हिंदुइज्म के अंदर मनाए जाते हैं। पथराव होना अब एक लाजिम सी चीज करार दी जा रही है। इसके ऊपर नाज़िर जी से बात करते हैं क्योंकि खबरें ये आ रही है कि 33 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसा होता ही क्यों है? अगर ईद की बात करें, जुम्मा की बात करें, क्या वहां पे भी ऐसा कुछ होता है या सिर्फ सनातन से रिलेटेड ऐसी खबरें जो है रिकॉर्ड की जाती है? तो नाज़िर जी को वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और पाकिस्तान के 1% जो बचे हुए हिंदू हैं उनको नाजिया इलाही खान की तरफ से, भारत की इस बेटी की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत आश्चर्य होता है शैला, बहुत आश्चर्य होता है कि भारत इस पूरी दुनिया में एक वाहिद देश है जिसने माइनॉरिटीज को फैलाया फुलाया है, जिसमें माइनॉरिटीज बढ़े हैं और सुरक्षित रहे हैं। हमें याद है कि आजादी के वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ जो है वो मुसलमान हुआ करते थे। आज हमारे देश में 22 से 25 करोड़ मुसलमान हैं, 72 फिरके और 58 कास्ट को मिला करके। मुझे याद है कि 77,000 मस्जिदें हुआ करती थी इतिहास के पन्नों के हिसाब से हमारे भारत में। आज 3 लाख से ऊपर एक्टिव मस्जिदें हैं। बाकी जो मस्जिद में अगर नहीं जाते हैं युवक और रोड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, या हमारा प्रॉब्लम नहीं, या सरकार का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मदरसे जो चंद हुआ करते थे वो लाखों में बदल चुके हैं। इमाम बाड़े, मजारें जो चंद हुआ करती थी वो लाखों में बदल चुके हैं। हालांकि इस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है कि पीरो मुर्शिद अब कैसे पैदा हो रहे हैं जो इतनी मजारें अचानक से पैदा हो जा रही हैं। करेक्ट है, ठीक है। हमारे यहाँ भारत में ईद की जब नमाज होती है पूरा सुकून और पुलिस की बैरिकेडिंग दे करके और पुलिस पोस्टिंग दे करके नमाजें करवाई जाती है। बकरीद की नमाज होती है, जानवरों का पूरा मेला लगता है, मुहर्रम का जुलूस जलसा होता है, 12 रबी अव्वल अभी मनाएंगे सब कोई, 12 वफात मनाएंगे सब कोई, उसमें ईद मिलादुन नबी होता है, उसमें मिलाद होता है। और कहीं पर भी गाहे बगाहे भी
आप यह खबर नहीं सुनिएगा कि कोई पत्थरबाजी हुई है या कोई भगदड़ मचा है। मुसलमान अपने फेस्टिवल को, अपने त्योहार को, अपने सारे रिचुअल्स को इतने पुरसुकून तरीके से और अंडर द बैरिकेड, अंडर द पोस्टिंग ऑफ पुलिस एंड सिक्योरिटी वो पूरा करते हैं। लेकिन जैसे ही कावड़ यात्रा निकलता है, पत्थरबाजी, गोली बम, जैसे ही माँ दुर्गा विसर्जन निकलता है, भाई इसको रोको, मुहर्रम का जुलूस करने दो, जैसे ही गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, पत्थरबाजी और दंगाबाजी स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा अरेस्ट मुसलमान होते हैं। बजाते सीसीटीवी फुटेज निकाल दिया जाता है और चेहरा राउंड राउंड करके दिखा दिया जाता है और फिर उसकी पुष्टिकरण की जाती है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये मेरे लिए, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते, मेरे लिए नजर जो है वो झुक जाने वाली बात आती है कि जब भी पत्थरबाजी होती है, मुसलमान का नाम आता है, मुसलमान का ही नाम आता है। वाकई में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे और उन्होंने एक ऐसा लॉ एंड ऑर्डर बनाया था कि 2002 के दंगे के बाद वहां पर कभी भी एक फुलझड़ी भी नहीं फूटी। झमेले में कोई गैदरिंग नाम की चीज बना करके भी वहां पर कभी भी कोई झमेला नहीं हुआ। मैं खुद 2019 में अहमदाबाद, गुजरात, उसके बाद फिर भावनगर, उसके बाद सूरत में लोकसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग में गई थी 2019 में। और मैंने जो वहां पर बंगाली मुसलमानों को मैंने वहां पर एज अ सुनार, जो मैकेनिक का काम होता है, शिफ्ट में मैकेनिक का काम होता है, ज्यादा से ज्यादातर मुसलमान थे जो वहां पर काम कर रहे थे। क्योंकि मुझे बंगाली भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, तो मैंने उनसे बंगालीज में बात किया था कि आप बंगाल छोड़ करके यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नौकरी और सैलरी इतनी नहीं मिलती है, इसलिए हम लोगों को गुजरात में इज्जत भी मिलती है और सैलरी भी ज्यादा मिलती है और नौकरी भी मिल जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर है। अब बताएं, गणेश चतुर्थी मैंने मनाया अपने चैम्बर में, जो हर साल मैं मनाती हूँ। आपके साथ भी लास्ट ईयर मैंने इस पर बैठ करके एक बहुत अच्छा शो किया था हमने कि गणेश चतुर्थी मैंने मनाया है। मेरे खिलाफ फतवा, सारा अली खान, फतवा नहीं मतलब मेरे खिलाफ एक हैंडबिल बांटा गया 5 लाख से ऊपर। सारा अली खान जो एक बॉलीवुड एक्टर है, जो सनातन धर्म की तरफ बहुत उनको एक इमोशनली अटैचमेंट है, उनको ट्रोल कर दिया गया। उनको भी हिंदू है ना सारा अली खान की, तो उनको गाली गलौज कर दिया गया। अब हिंदू जो इस देश में है या वो मुसलमान जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर के चलते हैं, जो संविधान को मानते हैं, अब अगर वो अब आराम से अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और जो धर्म वाले, जो मजहब वाले चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, अगर वो कर रहे हैं, तो आपको खुजली काहे को हो रही है भैया? आप काहे को पत्थर मार रहे हैं? अच्छा ठीक है, पत्थर मारा तो मारा, वहां पर भगदड़ मचाया तो मचाया, उसके बाद घर में जाकर के बाहर से ताला लॉक कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। बाहर से लॉक कर देती हैं, उसके बाद, और पुलिस भी देखिए सूरत की कौन करती हैं? उनके घर की महिलाएं हिजाबन जिहादन, इसीलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। बाहर से लॉक कर देती हैं, उसके बाद, और पुलिस भी देखिए सूरत की कितनी एक्टिव है। उन्होंने जितने घरों में जाकर के रात में रेड किया है, सबका वीडियोग्राफी किया है, ताकि कोई एलिगेशन उनके ऊपर ना आए, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं जो है वो किसी के ऊपर भी एलिगेशन डाल सकती हैं। ये जो हिजाबन जो होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती हैं। जो पढ़ी लिखी, शिक्षित, मॉडर्न जो लड़कियां होती हैं, जो किसी पद प्रोफाइल पर होती हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंट बात करती हैं। लेकिन जितनी ये हिजाब वाली और दिमाग में और इनके भीतर में बहुत सारे खुराफात जमा होते हैं, और वो खुराफात ऐसे दिखाई देते हैं कि जब लोगों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस गई तो उन्होंने दिखाया बजाबते वीडियोग्राफी करके कि देखो बाहर से ताला लगा करके इन्होंने रखा है, ताकि लोगों को लगे कि अंदर भीतर में कोई है ही नहीं। और उन लोगों ने दरवाजा पटक पटक करके 33 लोगों को अरेस्ट किया, और जब वो अरेस्ट हुए हैं तो पता चला कि 33 के 33 मुसलमान हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने क्यों पत्थरबाजी की है, तो वो कह रहे हैं कि ये तो कुफ्र है, खुद परस्ती तो कुफ्र है। अरे भैया तुम्हारे लिए है ना, तुम्हारे लिए जैसे मेरे लिए जैसे नमाज बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए हज करना बहुत बड़ी। हर रिलीजन का रिस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन सारे मुसलमान की बात है, सारे मुसलमान बुरे भी नहीं होते, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। लेकिन आज़ाद जी, मेरा यहाँ पे एक तल्ख सवाल ये आपसे ये है कि भारत को आजादी मिले 78 साल हो गए, कहीं 78 सालों में भारत का मुसलमान क्या भारतीय हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहता है? जब भी कोई फेस्टिवल होता है ऐसी खबरें सामने आती है, और फिर ये ना सिर्फ खबर बनती है बल्कि ब्रेकिंग न्यूज बनती है, और फिर जिस तरह से ये खबरें वायरल होती है, क्या भारत का मुसलमान नहीं चाहता वो हिंदुस्तान में रहना चाहता? और अगर वो नहीं रहना चाहता तो फिर ये पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान चले जाओ, तालिबान चले जाओ, अफगान चले जाओ, सीरिया चले जाओ, कतर चले जाओ, ईरान चले जाओ, सऊदी अरबिया चले जाओ, मैं तो कह रही हूँ। नेशनैलिटी नहीं ना वहां मिलेगी, गल्फ नेशनैलिटी नहीं मिलेगी और गल्फ वाले एक्सेप्ट भी तो नहीं करेंगे। और दूसरी चीज मैं और बताना चाहती हूँ जी, कि हमारे मुस्लिम कंट्रीज में जिन हिंदुओं को दिक्कत हो रही थी, जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिनको दिक्कत हो रही है, उन्होंने अपने आवाज को उठाया और कहा कि भारत हमें बुलाए और नागरिकता दे। तो भारत की सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करके उन अत्याचारित हिंदुओं को बुलाया और बुला करके धीरे धीरे करके नागरिकता दे दी। लेकिन इन मुसलमानों ने तो कभी भी नहीं कहा, ना ही भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका को कहा, ना ही यूएन को कहा, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट को कहा, और ना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मार्फत से उनके द्वारा सऊदी अरबिया को कहा कि भाई हमें अलग अलग 57 मुस्लिम देशों में हमें एडजस्ट करवा दो, हमें नागरिकता दिलवा दो। नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम देशों में इस्लामिक पनिशमेंट भी तो है। तो फिर ये आराम से बलात्कार कैसे करेंगे, फिर आराम से ये झूठ कैसे बोलेंगे, आराम से ये चोरी कैसे करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ये मुल्लाओं के इस्लाम को मान करके ये हर जगह टुकड़े टुकड़े गैंग बन करके रहना चाहते हैं और उस जगह को फतह करना चाहते हैं और इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं।
हालांकि इनको पता है कि इनकी आंखों मतलब में नहीं, यहाँ पे फिर ये है कि क्या भारत का मुसलमान भारत के अंदर गजवा हिंद चाह रहा है? अरे भाई सवाल तो ये पैदा 2023 होता में, है। हाँ 2023 में देवबंद से मदनी साहब के डेस्क से ये बात उठी थी कि भारत में 2047 तक में गजवा हिंद हो जाएगा अच्छा, और भारत में मुसलमान ही करेंगे। आप जाकर के गूगल में सर्च कीजिए, ये जमायतुल उलमाए हिंद जो है ये सारे आतंकियों को बचाता है अपने पैसे से। मुसलमानों का एक इको लीगल सिस्टम चलता है कि तुम पत्थरबाजी करोगे, तुम बम मारोगे, तुम प्रदर्शन करोगे, तुम नारा लगाओगे हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तुम भारत के पार्लियामेंट पर तुम अटैक करोगे, तुम मंदिरों को तोड़ोगे, और वो इको लीगल सिस्टम उन मुसलमान आतंकवादियों को सेव करता है अपने पैसे से। अहमदाबाद में तकरीबन 7 से 8 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे मुसलमान, जिन्होंने वहां पर बमबारी की थी अहमदाबाद में। जिसको बचाया किसने था? जमायतुल उलमाए हिंद ने उनका केस लड़ा था, जमायतुल उलमाए हिंद ने। अब अभी देखिए फारूक अब्दुल्ला, वो अभी भी राग अलाप रहे हैं कि क्या नाम है उसका, इसका बुरहान वानी और आपका अफजल गुरु। फारूक अब्दुल्ला आराम से राग अलाप रहे हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए थी। उनको कमी महसूस हो रही है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है। अब फारूक अब्दुल्ला को यासिन मलिक की कमी हो रही है, बुरहान वानी की कमी महसूस हो रही है, अफजल गुरु की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि ये लोग प्रो और प्रॉपर आतंकवादी थे जो हमेशा फारूक अब्दुल्ला को के झोली में उनको चेयर ला करके दिया करते थे और वोट ला करके दिया करते थे। अब क्योंकि ना बुरहान वानी है, ना यासिन मलिक है, और ना ही याकूब मेमन है, और ना ही अफजल गुरु है, तो फारूक अब्दुल्ला की जीत जो है उनको हार में समझ में आ रही है कि भाई ये बड़े बड़े आतंकवादी और लश्कर तैयबा का समर्थन तो मेरे पास है नहीं। हालांकि उमर अब्दुल्ला अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले यूएस के डिप्लोमेट से मिले और किस आतंकवाद चीजों को, स्ट्रैटेजी को सेट करने के लिए मिले हैं, वो सबको समझ में आ रहा है। अब आप देखिए इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में वहां पर तीज का, गणेश पूजा के दूसरे ही दिन तीज का त्योहार मनाया जाता है, और जो सनातन धर्म की मानने वाली बीवियों के लिए, मतलब धर्म पत्नियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है, जिसमें उनका व्रत जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, बहुत ज्यादा, जिसमें वो मेहंदी लगाती हैं अपने बेटे के लिए और अपने पति परमेश्वर की लंबी उम्र के लिए। वो बहुत सारी प्रार्थनाएं करती हैं। जल और अन्न का एक ड्रॉप और एक दाना भी उनके पेट में नहीं जाता है और कई घंटे नहीं जाता है। तीज का त्योहार इतना बड़ा होता है और जितनी भी सनातन धर्म की मानने वाली महिलाएं हैं वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती हैं। अब ऐसे में वो आयोजन हो रहा था, उस आयोजन में 50-60 मुसलमान युवक जो है वो एंटर करते हैं और एंटर करके उन्होंने औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को मोलेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने चिल्लाना स्टार्ट किया उस पूरे तीज के त्योहार के ड्यूरेशन में, जब महिलाओं ने चिल्लाना स्टार्ट किया कि ये कौन लोग घुस गया है जो हमारे शरीर को इतने गलत तरीके से टच कर रहा है, तो फिर पुलिस प्रशासन आई और उनमें से उन्होंने 14-15 लड़कों को अरेस्ट किया, बाकी भाग गए। पहले उन्होंने अपना नाम सनातन धर्म का बताया, हिंदू धर्म का नाम बताया। जब उनके आधार कार्ड मिले और जब उनके घर वाले उनको ढूंढते आए तो पता चला कि वो 14-15 लड़के जो इंदौर पुलिस ने पकड़े तीज के त्योहार में, वो सबके सब मुसलमान थे। तो फिर गंगा जमुना तहजीब जो है तो क्या ये कमजोर होती दिखाई दे रही है कि हिंदू जो है वो अपने रिलीजियस फेस्टिवल को मनाएंगे आजादी से एंड मुस्लिम अपने मनाएंगे? तो इस तरह की जो चीजें होती हैं फिर कहीं ना कहीं ये डाउट भी आता है कि या वो जो चीजें दुनिया के सामने है कि भारत के अंदर गंगा जमुना तहजीब है जो कि बड़ी खूबसूरत है, क्या उसको भी कोई खतरा है? नहीं, गंगा जमुना तहजीब तो कभी थी ही नहीं, ये एक फेक प्रोपेगेंडा था। ये भाईचारा हिंदू मुस्लिम में कभी था ही नहीं, ये एक फेक प्रोपेगेंडा था। ये फेक प्रोपेगेंडा था, इसमें भाई मुसलमान ही था और चारा जो था वो हिंदू था। जैसे कन्हैया का गला रेता गया और हजारों लाखों ऐसे केसेस हैं जिसमें मुसलमानों ने जाकर के हिंदुओं का गला रेता है और हिंदू बेटियों की बोटियां की हैं। आप आफ्ताब वाला वो पूरा डिटेल्स निकालिए, उसमें श्रद्धा की बोटियां करके वो फ्रिज में रखा, वो बहुत हॉरिबल केस था बिल्कुल। राजस्थान के कन्हैया का कैसे गला रेता था और वीडियो भी किया था और खून लगे चाकू और तलवार के साथ उसने वीडियोग्राफी भी की थी कि हमने इस्लाम की जस्टिफिकेशन पर हमने गला रेत दिया। तो ये प्रोपेगेंडा है गंगा जमुनी तहजीब। ये देखिए जब तक कांग्रेस की सरकार 53 साल थी तब तक, क्योंकि उनको घेराबंदी चाहिए था, उनको मुसलमानों का वोट चाहिए था, इसलिए वो मुसलमानों की जिहादी, तालिबानी, आतंकी हरकतों को वो एक्सेप्ट कर रहे थे। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो लॉ एंड ऑर्डर चाहते हैं, वो चाहते हैं मुसलमान अपने हिसाब से खुश रहे और हिंदू को तुम अपने हिसाब से खुश रहने दो, और ये चीज मुसलमानों को कहीं पसंद नहीं है। अब आप देखिए 2 दिन पहले इमरान खान की पार्टी ने प्रदर्शन किया, बड़ा पूरी रात पूरा दिन बम गोली बारूद चला, बम चलाने वाला भी मुसलमान और बम खाने वाला भी मुसलमान। आपके यहाँ यही हुआ। अब तालिबान में देख लीजिए कि तालिबान की सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपनी मुसलमान महिलाओं के ही सारे लीगल राइट को उन्होंने खत्म कर दिया कि मुसलमान बेटियां और महिलाएं ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती, बाहर भी नहीं निकल सकती हैं। तो जब मुसलमानों को कोई नहीं मिलता तो फिर वो फिरके के नाम पर आपस में लड़ते मरते करते हैं। तो ये इनका नेचर है, ये इनका ऑरा है। दूसरी बात है कि मुसलमान जो भारत में रह रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज मुसलमान क्लेरिक और प्रीचर ने डाला हुआ है और मुसलमान नेताओं ने डाला हुआ है कि ये काफिर, और ये लड़ाते रहते हैं और बेचारे मासूम मुसलमान, मैं अभी भी कहूंगी
कि ये इनके बहकावे में आए हुए हैं और अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद तबाह करें। बिल्कुल कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने की, पीटीआई के जैसे की बात की। डेफिनेटली पंडाल में बच्चे भी मौजूद थे, औरतें भी मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने शेलिंग्स गन का इस्तेमाल किया, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। दूसरी खबर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि राहुल गांधी ने, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान और चाइना के लिए हमेशा तैयार रहता है कि ना हम पाकिस्तान से बात करेंगे और चाइना के साथ हमें जंग की तैयारी करनी है। कांग्रेस की जो सरकार है, राहुल गांधी जो उनके चेयरपर्सन है, उन्होंने यूएस में कहा है कि चाइना बहुत ज्यादा अच्छा मुल्क है। डेफिनेटली अच्छा तो है, लेकिन इंडियंस क्यों बोल रहे हैं, और कहा कि वहां पर जॉब्स है, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जब भारत की लीडरशिप बीजेपी के अलावा बाहर जाती है तो वो या तो पाकिस्तान की तारीफ करती दिखाई देती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है कि चलो इंडिया से हमारी कोई तारीफ कर रहा है, और दूसरी जानिब चाइना को हमेशा इंडिया जो है स्नब करता रहता है, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी तारीफ। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देखिए, आप एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अपने मुंह से ये बात कह रही है बिना किसी दबाव के। उसको किसी ने ये कहने के लिए उकसाया नहीं है, उसे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया कि आप ये चीज माने, मगर इसके बावजूद वो ये चीज मान रही है कि इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं, वो बीजेपी के अलावा जो, वो जब भी बाहर जाते हैं, किसी देश में जाते हैं, तो उनके किस तरह के बयान जो हैं वो सामने आते हैं। वो कभी पाकिस्तान को के हक में बात करते हैं, कभी आईएसआई के हक में बात करते हैं, तो कभी चाइना की प्रेज करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर चीजें हैं, इनको जो है सभी को समझना होगा। और जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर मानते हैं, या अपने आप को किसी भी अपने धर्म से नहीं मानते हैं, और अपने आप को धर्मों से ऊपर उठा के कि जातियों से ऊपर उठो, धर्मों से ऊपर उठो, और हम एक इंसान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उनको भी ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है आपके साथ। कभी आपके साथ जो है लव जिहाद होता है, कभी जो है आपके घरों को जो है वक्फ बोर्ड कब्जा लेता है, कभी आपके ऊपर जो है अटैक होते हैं, कभी गोधरा कांड होता है, तो कभी इसी तरह का जो है दोबारा से करने का प्रयास किया जाता है, कभी रेल जिहाद होता है। तो ये सब चीजें जो हो रही हैं, इन पर अगर सभी को आंखें बंद करके ही बैठना है, तो फिर आंखें बंद करने के साथ साथ अपना मुंह भी बंद करें, और जो जहर और जो गंदगी आप उगलते हैं टीवी चैनलों पर बैठ के या कहीं और बैठ के, उसे बंद करें। और जो बाकी हिंदू हैं, उन्हें चैन से जीने दें। उनका जो मत है, उनकी जो बातें हैं, उन्हें वो सामने रखने दें। और जो टीवी डिबेट्स में ऐसे लोगों को बुला करके, बिठा करके उनको जो है पब्लिसिटी देते हैं, उनको मौका देते हैं, उन्हें चाहिए कि जो सही में जो अपने विषय में बात करते हैं, जो अपनी दिक्कतों के बारे में बताना चाहते हैं, उनको सामने लाना चाहिए। तारीफ की है कि चाइना बहुत अच्छा मुल्क है। नाज़िर जी क्या कहेंगे आप, क्या दोस्ती करने की बातें हो रही हैं चाइना के साथ? देखिए, राहुल गांधी से हमें एक्सपेक्टेशन कुछ है नहीं। अच्छा। राहुल गांधी एक मजारी बाबा हैं जो बाबर के कब्रिस्तान में जाकर के वो फूल वूल चढ़ाते हैं, फातिहा वातिहा पढ़ते हैं, वो अजमेर शरीफ जाते हैं, माथा टेकते हैं और फूल वूल चढ़ाते हैं, जो हमारे अल कुरान के हिसाब से भी शिर्क है। राहुल गांधी के सपोर्टिंग में कौन है? पीएफआई है, जो केरला में, तेलंगाना में जिहादी एक्टिविटीज करता है, और ऑन रिकॉर्ड और स्टैम्ड यूएन की तरफ से भी पीएफआई एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो राहुल गांधी जी को समर्थन देता है। राहुल गांधी जी को कौन समर्थन देता है? जो किसान आंदोलन में टिकैत बैठता है, और अभी 48 घंटे पहले वो टिप्पू सुल्तान के मजार में जाकर के फातिहा पढ़ता हुआ दिखाई दिया था। वो टिप्पू सुल्तान जिसने अपने तलवार से तकरीबन 50,000 से ज्यादा राजपूतों का गला रेता था और उतारा था। तो राहुल गांधी जी का संगठन ये, राहुल गांधी जी किसको समर्थन करते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को करते हैं, जिनके यहाँ से गजवाए हिंद का नारा लगता है। तो राहुल गांधी जी 123 बार जब विदेश छुप करके गए थे, तभी उन्होंने ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो भारत विरोधी है, अच्छा, जो भारत की सभ्यता और संस्कार का विरोध करता है। राहुल गांधी जी 7 बार जब ऑन रिकॉर्ड और लोगों को बता करके, प्रेस रिलीज करके जब वो विदेश यात्रा किए थे, तो वो कजाकिस्तान और ऐसे जगह पे जाकर के ऐसे लोगों से मुलाकात किए थे जो भारत को बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहता है। राहुल गांधी के एक चचा जान है, सैम पित्रोदा, जो शक्ल से बिल्कुल चाइनीज है, और वो हमेशा विदेश में ही रहते हैं, और विदेश में रह करके वो राहुल गांधी को समर्थन करते हैं, और चाइना के लोगों से और चाइना के आतंकवादियों से और पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुलाकात करवाते हैं। राहुल गांधी जी की कई पिक्चर्स है वो जो जॉर्ज सोरोस के साथ दिखाई दी है। जॉर्ज सोरोस जो न्यूज क्लिप के मामले में अब स्टैंड आतंकवादी करार दिया जा चुका है, और जॉर्ज सोरोस के द्वारा हमारे भारत में बैठे हुए कई ऐसे पत्रकार हैं जो पैसे के लालच में जॉर्ज सोरोस का काम करते हैं और भारत का विरोध करते हैं। अब राहुल गांधी जी ने चाइना का बहुत तारीफ किया है, चाइना में कहा है कि उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में वर्ल्ड ग्लोबल प्रेस रिकॉर्ड के हिसाब से 21.3% है, हमारे भारत से ज्यादा है। बेशक
हमारा भारत पीछे था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब अभी हमारा भारत बहुत आगे है और एम्प्लॉयमेंट में बहुत आगे है। और ये ग्लोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ 2023 में भारत में 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन चाइना में 4.7% अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब 0.5% आगे चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में चाइना, और टोटल लिया जाए तो 21.3% है। राहुल गांधी जी ने यूएस में बैठ करके चाइना की तारीफ करते हुए और भारत की बुराइयां करते हुए ये कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज है जो बैंकक्रप्ट है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि हमारे भारत में, और आप गूगल में सर्च कर ले, वर्ल्ड रिकॉर्ड निकाल ले, ग्लोबल रिकॉर्ड निकाल ले, या आप जो बायस्ड चैनल्स हैं बीबीसी वर्ल्ड न्यूज या अल जजीरा निकाल ले, हमारे भारत में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो बैंकक्रप्ट है। हाँ, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे चिटिंगबाज और चीटिंग वाले, जो कांग्रेस से अलाइज पार्टी है टीएमसी, उसमें बहुत सारे स्कैमबाज कंपनीज चली थी जो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है और कई लोग जेल की हिरासत में है। लेकिन चाइना में 3 ऐसी बिगेस्ट बैंकक्रप्ट कंपनीज है जो वर्ल्ड में फेमस है, जैसे एवरग्रांड इज 1, उसके बाद जोंगजाही ग्रुप इज नंबर 2, उसके बाद फिर तियानरुई इज नंबर 3। ये 3 नाम मैंने ऐसे दिए हैं जो गूगल में आप सर्च करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की पुलिस इस कंपनी के ओनर को ढूंढ रही है। और वहीं पर आप भारत को चेक कीजिएगा तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको पूरे दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है। अब आती है बात कि हमारा भारत इतना बड़ा, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, जो राहुल गांधी जी को शायद अपने भारत की तारीफ करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। भारत सेटअप कर रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर, और किसके साथ मिलकर? हाँ, और किसके साथ मिलकर के? रशिया के साथ मिलकर के। और जो मेमोरेंडम पर सिग्नेचर हुआ है, उस सिग्नेचर के तहत 2036 तक में हमारा चांद पर न्यूक्लियर पावर जो है वो सेटअप हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट प्रोफेसर किशोर जी के हिसाब से ये एक सर्वे किया गया है, उनकी पूरी टीम ने सर्वे किया है, जो एक्स सिंगापुरियन डिप्लोमेट हैं और इस देश के, हमारे देश के नहीं, इस पूरी दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर किशोर है, जिन्होंने सर्वे में ये बताया है कि अब ब्रिटेन और यूके लॉन्गर ग्रेट कंट्रीज में नहीं माना जाएगा, और यूएनएससी जो सीट जो है वो इंडिया को, यूके को देना पड़ेगा 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री के हिसाब से। बिल्कुल ये बात कही है ना। और उन्होंने ये भी बोला है, पूरे दुनिया को उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है, जो सिंगापुरियन डिप्लोमेट हैं प्रोफेसर किशोर साहब, कि ऐसा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो एक ही दौरे में यूक्रेन और रशिया दोनों जगह जाता है। सही बात है, ये तो मैजिक है, मोदी मैजिक। और दोनों जगह के प्रेसिडेंट उनको वार्म वेलकम करते हैं, दोनों जगह के प्रेसिडेंट उनसे बहुत इज्जत से पेश आते हैं, दोनों जगह के प्रेसिडेंट वॉर के, कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरेशन में उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और कहीं ना कहीं आगे हाथ बढ़ाते हैं कि हम टेबल टॉक करके वॉर को रोकेंगे। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है? ऐसा सिर्फ एक प्रधानमंत्री है इस पूरी दुनिया में, और उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और जो मेरे प्रधानमंत्री है, इसलिए नाज़िया इलाही खान अपने आप को मुसलमान भारतीय नागरिक होने पर बहुत फक्र महसूस करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपनी माँ की लालसा में, अपने माँ के प्रेशर में देश विरोधी होते चले जा रहे हैं। और अगर भारत देश के नागरिक अब भी राहुल गांधी को नहीं समझे, तो कहीं ऐसा ना हो कि नेहरू वाला हरकत राहुल गांधी जी भी कर बैठे और देश के टुकड़े वो कर दें। और इन क्रक्स में आपको एक हेडलाइन दे देती हूँ कि राहुल गांधी इज द टेरर, इज द डेंजर फिगर फॉर आवर भारत। ठीक है, चलिए, तो भारत की कुछ खबरें थी दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर की नाज़िया इलाही खान की सपोर्ट के साथ, और जॉर्जिया मेलोनी का भी इस पे बहुत बड़ा बयान आया है कि मोदी साहब जो हैं वो रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवा सकते हैं, और पुतिन ने भी कहा है कि भारत जो है एक बेस्ट मीडिएटर के तौर पर काम कर सकता है। तो ये भारत की एक्चुअली सॉफ्ट पावर है, भारत की डिप्लोमेसी पर पूरी दुनिया के अंदर जो है ना गूंज रही है, बहुत जबरदस्त इस खित्ते के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और वर्ल्ड वाइड। तो बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जैसे हमने गणेश पंडाल से बात शुरू की थी और पॉलिटिक्स पे एंड की है, तो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, देखिए हर कंट्रीज के अंदर हर रिलीजन को जो है अपने आप में रहने का जो है वो क्या कहते हैं हक होना चाहिए। और हम पाकिस्तान के अंदर भी रोड शो में चिल्ला के लोगों को ये कहते हैं कि जितना पाकिस्तान मुसलमानों का है खुदारा उतना हिंदुओं का भी है, उन्हें भी जीने का हक दे। तो खैर ये रिलीजियस फाइट पता नहीं हम कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक लोगों को समझाते रहेंगे कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो कि किसी को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपकी क्या राय है कमेंट्स में शेयर करें। नाज़िया जी की राय आज आपको कैसी लगी वो भी बताएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़िया जी, थैंक यू वंस अगेन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही कहा नाज़िया इलाही खान ने, और विद फैक्ट्स जो है राहुल गांधी की हर बात को काउंटर किया है उन्होंने, और बहुत ही डिटेल से जो है वो अपनी बात रखती हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी राहुल गांधी की तरह जो मुंह में आया तो वो बक दिया, ऐसा नहीं है। वो विद फैक्ट्स जो है अपनी बात रखती हैं और बहुत ही संजीदगी से जो है वो तथ्य सामने रखती हैं। इस पर जो है कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, और भी कई जो
हमारे आम जनता से भी जो है बहुत तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। और जिस तरह से ये अब जो माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कभी जो है मुस्लिमों को ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम जो है वो बहुत ही परेशानी में है, दिक्कत में है। अब ये बताने का प्रयास किया है राहुल गांधी ने कि जो सरदार हैं, हमारे जो सिख भाई हैं, वो बहुत परेशानी में है। उनको जो है टर्बन पहनने नहीं दिया जा रहा, उनको कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा, उन्हें गुरुद्वारे में जाने नहीं दिया जा रहा। तो इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह की जो बाँटने की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर है, बहुत ही इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इससे जो है देश टूटने की संभावना बन रही है। दोस्तों, बहुत ही जो है ध्यान से जो है हमें इस वक़्त काम लेने की ज़रूरत है और ये डिसाइड करना होगा कि ऐसी मानसिकता को किस तरह से जो है हम काउंटर करें। और सभी को अपनी जात-पात छोड़कर सबसे पहले जो है एकजुट होना होगा। और जिस तरह से आप देखिए कि हर तरीके से कभी रेल जिहाद हो रहा है, तो कभी लव जिहाद हो रहा है, कभी जो है हमारी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हड़पा जा रहा है, उन पे कब्ज़ा हो रहा है। तो ये बहुत ही जो समस्या वाली बात है, बहुत ही संजीदा बात है कि हमें जो है हर जगह से टारगेट किया जा रहा है। और अभी भी जो हमारे लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हम इन सब को काउंटर करें। और जिस तरह से ट्रेन को डिरेल करने का जो एक इन्होंने एक मकसद अपना बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो है अब ये ट्रेन जिहाद कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कोई ट्रेन जब डिरेल होती है तो उसमें बैठे जो यात्री हैं उनके साथ क्या होगा? आप देखिए, साथ में पेट्रोल बम मिल रहे हैं, पेट्रोल से भरी बोतलें मिल रही हैं, और बारूद मिल रहा है, भरा हुआ सिलेंडर मिल रहा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बार फिर से जो है गोधरा कांड को दोहराया जा रहा है। और इस पे जो है सभी हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो सतर्क हो ही चुकी हैं। हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को और इस देश के सभी जो नागरिक हैं, जो देश से प्यार करते हैं, उनको भी जागना होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। सभी को एकजुट होकर इन सभी के खिलाफ जो है वो लड़ना होगा। और इन सभी जो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इनको जो है विफल करना होगा। खासकर हिंदुओं को जो है एकजुट होना होगा। आप देखिए, जिस तरह से पहले राम नवमी पे पथराव होता था या दुर्गा पूजा पे पथराव होता था, कभी कभार जो है पथराव होता था, अब ऐसी घटनाएं जो है वो बढ़ने लगी हैं। अभी आप देखिए, सिर्फ 99 सीटों पर जो है विपक्ष सिमट गया है। और फिर भी इसके बावजूद जो अराजक तत्व हैं, जो बहुत ही मतलब खतरनाक लोग जो हमारे समाज में छुपे हुए थे, उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरेआम सामने आके जो है पुलिस चौकी के सामने आकर के जो पथराव करवा रहे हैं, किस तरह से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? किस तरह से जो है हम सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।